हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई एम ऑफरान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो है वो किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। तो अगर आपका वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो तभी बेहतर समझ में आएगा। तो वो वाला वीडियो आप देखेंगे कहाँ से? बिल्कुल देख सकते हैं आई टैब से। आई टैब में यहाँ पर लिंक आ रही है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ से पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, तब ये वीडियो आपकी बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डायग्राम मैंने आपके लिए आधा बना रखा है, आधा और बनेगा। तो जब भी हम, ये क्या है हमारे पास? ये है उत्तल पृष्ठ, ठीक है। गोली उत्तल पृष्ठ कौन है? ये है गोली उत्तल पृष्ठ। ये है गोली उत्तल पृष्ठ और ये है ग्लास का बना होता है। तो ये गोली उत्तल पृष्ठ है और यहाँ पर हम रखेंगे कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु, और उस वस्तु से मिनिमम 2 किरणें डालनी पड़ती हैं, जिसके जब 2 किरणें हम डालेंगे तो यहाँ पर एक बनेगा प्रतिबिंब। अपवर्तन के द्वारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। उसी को हमको सूत्र का निगमन करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया एक वस्तु, यहाँ पे एक रख दिया मैंने वस्तु, ओ उसका नाम दे देते हैं, और इस वस्तु से 2 किरणें मिनिमम डालनी होती हैं। ये पहले वाले वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, वीडियो वो ज़रूर देखना। तो यहाँ से 2 किरणें हम डालेंगे। और ये क्या है? ये है विरल माध्यम। ये विरल माध्यम क्यों है? ये विरल माध्यम क्योंकि यहाँ पर वायु है, और ये है सघन माध्यम क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपके पास ग्लास है। तो जो ग्लास होता है वो सघन होता है, जो वायु होती है वो विरल होती है। तो यहाँ पर वायु है और यहाँ पर है कांच। यहाँ पर क्या है? कांच है। तो ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। तो इसको हम कह देते हैं N1 माध्यम, और इसको हम कह देते हैं N2 माध्यम। अब इस माध्यम से जब हम 2 किरणें डालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण हम यहाँ से डालेंगे ऐसे, इस पर से सीधी, इस तरीके से इस पर एक सीधी किरण डाल देंगे। तो ये मुख्य अक्ष से जब हम सीधी किरण डालेंगे तो बिना परावर्तित हुए, वो बिना अपवर्तित हुए सीधी इस तरीके से निकल जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से सीधी निकल जाएगी। क्योंकि मुख्य अक्ष से जब भी आप कोई किरण डालेंगे तो बिना अपवर्तन हुए सीधी निकल जाएगी, क्योंकि सेंटर से डालेंगे ना। तो सेंटर से जब भी कोई किरण डालते हैं तो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। चलिए, बात यह है कि इसका सेंटर है कहाँ? तो सेंटर इसका दोस्तों है यहाँ पर। सपोज यहाँ पर क्या है इसका? ये है सेंटर C। अब यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये है गोली अवतल पृष्ठ, इस तरीके से बना हुआ है, राइट। तो इसका गोली है तो ये इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इसका सेंटर कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। भाई, एक जो दर्पण होता है, दर्पण खोखला गोला होता है, उसको काट के बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका, अगर हम इसको गोल बनाएं, पूरा गोला बनाएं, तो यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे। तो इसलिए हमेशा सेंटर कहाँ होता है? अंदर होता है, राइट। यहाँ पर होगा, बीचों बीच में सेंटर होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सेंटर है, केंद्र है। अब यहाँ पर हम दो किरणें डालेंगे। तो एक किरण हमने डाल दी सेंटर से, तो जो किरण सेंटर से जाती है वो बिना परावर्तित हुए सीधी निकल जाती है। और दूसरी किरण हम यहाँ से डालेंगे इस तरीके से। मान लिया ये हम दूसरी किरण डालेंगे इस तरीके से। तो जब हम दूसरी किरण डालेंगे तो इसका हमको पता होना चाहिए अभिलंब। तो इसका अभिलंब कहाँ है? इसको ध्यान दीजिएगा। अभिलंब कहाँ होता है? अभिलंब हमेशा होता है सेंटर से। सेंटर से अभिलंब डालते हैं। तो यहाँ से हम डालेंगे एक अभिलंब इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास इसका अभिलंब, राइट। ये हो गया अभिलंब। और जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। तो ये इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था। ये है ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से एक किरण मैंने डाल दी केंद्र से, जो बिना विचलित हुई सीधी निकल गई, और दूसरी किरण मैंने डाली है यहाँ पर। तो अगर ये विरल माध्यम है, अगर ये सघन माध्यम है, तो इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो देखिए, ऐसे जाना चाहिए था, ये थोड़ा इधर झुक जाएगी। ये ऐसे जाना चाहिए था, इधर थोड़ा झुक जाएगी। तो इस तरीके से झुक जाएगी और इसको हम ऐसे इस मुख्य अक्ष पर मिला देंगे। और जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। क्योंकि जहाँ पर 2 अपवर्तित किरणें मिलेंगी वहाँ पर क्या बनेगा? वहाँ पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो ये I हो गया, ये C हो गया, और ये वस्तु है। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस I वाले बिंदु पर बना जाके। क्लियर? तो चलिए
अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर कोण आई और कोण आर कहाँ पर बन रहे हैं। तो कोण आई व कोण आर कहाँ पर बनते हैं, देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आई बनता है। तो ये है आपकी आपतित किरण और ये है आपका अभिलंब। तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कोण आई, राइट। और ये हो गई आपकी आपतित किरण, राइट, और ये हो गई अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोण आर, यहाँ पर क्या बनेगा, कोण आर। तो ये हो गया कोण आर और ये हो गया कोण आई। भाई मेरे ध्यान से समझिएगा और पहला वीडियो अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, तभी ये बेहतर समझ में आएगा। मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, एक तो हो गई आपतित किरण, राइट। तो आपतित किरण और विलंब की बीच में क्या बनता है, कोण आई। और ये हो गई अपवर्तित किरण और विलंब के बीच में कोण क्या बनता है, आर। उसके बाद में हम कुछ कोण मानेंगे। इस कोण को हम मान लेते हैं अल्फा और इस कोण को हम मान लेते हैं बीटा और इस कोण को हम मान लेते हैं गामा, राइट। तो इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, इसको मान लिया गामा। उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं स्नेल के नियम से। तो देखिए स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, और स्नेल नियम आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। क्योंकि जिस माध्यम में किरण जाती है n2 में जा रही है तो ऊपर लिखेंगे, और जिस माध्यम से किरण आती है उसको पहले लिखा जाता है, राइट। और अगर ये लेंस काफ़ी पतला है, एंगल काफ़ी छोटे हैं, तो हम साइन आई की जगह पे साइन आई की जगह पे आई लिख सकते हैं, साइन आर की जगह पे आर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे आई अपॉन आर और बराबर n2 अपॉन n1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 आई बराबर n2 आर। उसके बाद में हम आई व आर के मान निकालेंगे। आई व आर के मान निकालने के लिए किस त्रिभुज में जाएंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं m, राइट, और इस पर से एक हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं, मान लिया n। तो एक लंब डाल दिया mn, और ये जो दूरी है वो काफ़ी नगण्य होती है, और यहाँ पर क्या है, ये ध्रुव है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं आई व आर के मान। तो आई व आर के मान निकालने के लिए आई का मान अगर आपको निकालना है तो किस त्रिभुज में जाना होगा, MOC में। किस में जाएंगे, MOC में। अब ऐसा क्यों जाएंगे, मैंने अच्छी तरीके से पहले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। जाया क्यों जाता है, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर कोण है अल्फा, यहाँ पर कोण है बीटा और यहाँ पर कोण है आई, राइट। तो दो अंतः कोणों का योग तीसरे इस वाले कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई कोण किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के। ध्यान से देखिएगा, ये आई बाहर यहाँ पर बन रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये दो आंतरिक कोण हैं। तो दो आंतरिक कोणों का योग इस बाहर वाले कोण का योग के बराबर होता है, जिसको मैंने बताया था बहिष्कोण। बहिष्कोण आपको अच्छी तरीके से समझाएगा, है ना। बहिष्कोण मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था, और ये बहिष्कोण से ही ऐसा होता है कि दो आंतरिक कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। तो आई यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज M, ओके, MO और C, MOC में। तो पहले इसमें जाएंगे, उसमें से हमको क्या मिलेगा, आई बराबर हमको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हम आई के स्थान पर रख सकते हैं। और कोण आर के लिए हम किस में जाएंगे, हम जाएंगे M, I और C में। तो देखिएगा यहाँ पर M कितना है हमारे पास, M के स्थान पे यहाँ पर R बन रहा है, I के स्थान पर गामा बन रहा है, C से बाहर जो है वो क्या बन रहा है, वो बीटा बन रहा है। इस तरीके से ऐसा है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, R, यहाँ पर क्या है गामा, यहाँ पर क्या है बीटा, राइट। ये हो गया M, ये हो गया I और ये हो गया C। तो ये बीटा किसके बराबर जाएगा, बीटा जाएगा R प्लस गामा के, R प्लस गामा के, राइट। तो बीटा, क्योंकि ये R और गामा जो है अंदर हैं, तो ये बीटा बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस गामा, राइट। तो हम किस त्रिभुज में जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे त्रिभुज M, I और C में। अब इससे हमारा R और गामा आंतरिक कोण है, बहिष्कोण कौन है, बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा R प्लस गामा, R प्लस गामा। और यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, R की निकालनी है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये रहेगा बीटा, और इस गामा को इधर उठा लाएंगे तो माइनस गामा। अब I व R के मान हम इसमें रख देंगे। आप इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं। तो I व R के मान समीकरण 1 में रखने पर
यहाँ पे लिखेंगे आई व आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे n1, आई के स्थान पे कितना लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और बराबर n2, और आर के स्थान पे कितना लिखेंगे, आर के स्थान पे लिखेंगे बीटा माइनस गामा, राइट। इसकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए आप, तो n1 अल्फा प्लस n2 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बीटा है और ये बीटा है, तो बीटा बीटा एक तरफ रखेंगे, तो इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा n1 गामा, और इधर से उठा के लाएंगे इसको, तो प्लस माइनस n2 गामा है, इसको इधर उठा लाएंगे तो हो जाएगा n2 गामा, और इधर क्या है हमारे पास n2 बीटा, और इधर से इसको ले जाएंगे तो माइनस n1 बीटा। अब यहाँ से बीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा बराबर n बीटा कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा n2 माइनस n1। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकालेंगे, उसके बाद में ये डेरिवेशन सिद्ध हो जाएगी। तो आप यहाँ तक नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा बीटा गामा आई व आर काफ़ी छोटे कोण होते हैं, तो अगर आप अल्फ़ा की जगह पे 10 अल्फ़ा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा की जगह पे 10 अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा का मान निकालेंगे। तो 10 अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए लाल बटे कक्का से क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा से अल्फ़ा जब हम निकालेंगे, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। इसका लंब कितना है, लंब है mn, और आधार कितना है no, राइट। और उसके लिए मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि mn को, ये लेंथ जो pn है ये काफ़ी छोटी है, तो हम mn के स्थान पर mp लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, mp लिख सकते हैं। और अगर हम mp को सपोज कर लें कि h है, राइट, mp के स्थान पर आप mp भी लिख सकते हैं। और अगर आपको सपोज करना चाहें कि mp को हम मान लिए हैं h, तो हम h भी रखेंगे। तो यहाँ पर 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, mp, mn के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, mp, क्योंकि ये जो दूरी होती है ये काफ़ी छोटी होती है, राइट। और p से o तक के जो दूरी को हम क्या कहते हैं, u कहते हैं, राइट। तो हम इसको मानेंगे क्योंकि ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, u कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो क्या है, u है। और आपको ये भी पता है कि अगर हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में कोई दूरी मापते हैं तो इसको क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं, तो ये माइनस u हो जाएगा, राइट। और आपतित किरण की दिशा में जो मापते हैं दूरियां वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो p से c तक की दूरी को उसको क्या कहेंगे, r कहेंगे। तो ये हमारे पास p से c तक क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और p से जो i तक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है ध्रुव से वस्तु की दूरी को u कहा जाता है, ध्रुव से सेंटर यानी केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, ध्रुव से i जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी को हम v कहा जाता है, राइट। तो हम यहाँ पर 10 अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, mp है, तो यहाँ पे लिखेंगे mp, लंब हो गया mp, mn की जगह पे mp लिखेंगे क्योंकि ये दूरी काफ़ी छोटी है, तो हम mp लिख लेंगे। उसके बाद आधार कितना है, po आधार है, तो यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, mp कितना है, h है, तो h रख देंगे। उसके बाद po कितना है, p से o तक u है, लेकिन किरण जा रही है इधर से, दूरी माप रहे हैं इधर से, किरण जा रही है इधर से, दूरी माप रहे हैं इधर से, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस u। उसके बाद हम निकालेंगे 10 बीटा, तो 10 बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बीटा कहाँ है, यहाँ पर है, इसका लंब कितना है, mp लंब है इसका, तो mp। और आधार कितना है, आधार है p से c तक। देखो n से c तक था, लेकिन ये दूरी चूंकि नगण्य है तो हम p से c तक लिखेंगे। हम लिखेंगे pc, तो mp कितना है, h है, और pc कितना है, pc है r। अब यहाँ पर प्लस का होगा क्योंकि हम जिधर किरण डाल रहे हैं इधर से लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट हम चल भी रहे हैं, तो इधर किरण डाल रहे हैं उधर से ही दूरी मापनी होती है तो प्लस लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस r। उसके बाद हो जाएगा 10 गामा, 10 गामा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, mp, लंब तो हमेशा रहिएगा यही mn की जगह पे mp। तो उसके बाद में आधार, आधार कितना है, हमें गामा निकालना है, गामा, तो हम p से गामा तक जाएंगे यानी pi,
आधार कितना हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। एम पी की जगह पे एच लिखेंगे और पी आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर, क्योंकि पी से आई तक की जो दूरी है उसको वी कहा जाता है। किरण की दिशा में है तो प्लस लिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पर 10 अल्फा की जगह पे एच अपान बी हो गया, 10 बीटा की जगह पे एच अपान आर हो गया, 10 गामा की जगह पे एच अपान बी हो गया। और अल्फा का मान निकल के आ गया ये, बीटा का मान निकल के आ गया ये, गामा का मान निकल के आ गया ये, क्योंकि 10 अल्फा की जगह पे अल्फा लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और अल्फा की जगह पे 10 अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लेंस है काफ़ी पतला है, एंगल ये सारे काफ़ी छोटे हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो आप मान रखेंगे इसमें, इस चीज़ में मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर n1 है तो ऐसे कैसा बना रहेगा n1, राइट। अल्फा की जगह कितना लिखेंगे, अल्फा की जगह पे लिखेंगे h अपान माइनस यू, ये फिर प्लस यहाँ पे कितना है n2 है, ये कितना है n2 है, तो n2 की जगह कितना लिखेंगे, n2 ही लिखेंगे। ये क्या है गामा, को गामा कितना है हमारे पास, गामा है h अपान वी, तो यहाँ पे लिखेंगे h अपान वी। फिर उसके बाद बराबर बीटा, बीटा की जगह कितना है h अपान आर, तो यहाँ पे लिखेंगे h अपान आर, ये n2 माइनस n1, तो n2 माइनस n1। तो हमने क्या किया है, इस समीकरण को अगर हम 2 कह लें, इस समीकरण को अगर हम 2 नंबर दे दें, ये 2 समीकरण है अगर, तो हम कहेंगे कि अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, राइट। तो समीकरण 2 में हमने अल्फा बीटा के मान रख दिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब ये h और ये h और ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए प्लस का है तो इसको हम पहले लिखेंगे n2 अपान वी, और ये माइनस का है इसको बाद में लिखेंगे माइनस n1 अपान यू, और इधर क्या बचा n2 माइनस n1 अपान आर, राइट। तो ये हो गया हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और इसको आप नोट करिए, उसके बाद आगे बात होती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, वो देखिएगा। देखिए गोलीय उत्तल पृष्ठ और गोलीय अवतल पृष्ठ दोनों के लिए फॉर्मूला यही रहता है, ये खास बात है, राइट। गोलीय अवतल पृष्ठ हो या गोलीय उत्तल पृष्ठ हो, दोनों के लिए फार्मूला यही रहता है। और खास बात यह है कि देखिए यहाँ पर किरण जा रही है n1 से n2 में, यानी कि किरण जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। कहाँ से किरण जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये फार्मूला रहता है। लेकिन अगर आपकी किरण सघन माध्यम से विरल में जाए, यानी कि इधर से इधर हो जाए कि विरल माध्यम से यहाँ पर जा रही है सघन माध्यम में, लेकिन जब किरण जाएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो जो फार्मूला होगा उसमें n1 की जगह पे आ जाएगा n2 और n2 की जगह पे आ जाएगा n1। ये बात आप ध्यान रखना, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मान लिया हमारे पास ये जो दर्पण है, ये जो क्या है हमारे पास लेंस है, तो ये जो लेंस है, अब इधर से किरण जो ये मुख्य अक्ष था, n1 से किरण जा रही थी n2 में, यानी विरल से जा रही थी सघन में। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि किरण सघन से विरल में जाए, राइट, सघन से विरल में जाए, इस तरीके से इधर से किरण जाए इधर, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि n2 के स्थान पर n1 लिख देते हैं और n1 के जगह पे n2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाए या प्रवेश करे, जब प्रकाश के सघन से विरल माध्यम में जाए यानी कि प्रवेश करे, तो n2 के स्थान पर n1 व n1 के स्थान पर n2 कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाए तो n2 के स्थान पर n1 व n1 के स्थान पर n2 कर देते हैं, बाकी सब यही रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के डेली वीडियोज़ और लाइव क्लास लेता रहता हूं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।